नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो मनुष्य की सेहत खराब हो रही है। आज हम देखते हैं कि तरह तरह की बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर इतनी प्रचुर मात्रा में बढ़ता जा रहा है कि मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस के बावजूद भी हम इसको रोक नहीं पा रहे। उल्टा डे बाय डे इन बीमारियों के केस बढ़ते जा रहे हैं और अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होने लग गई। हम अपनी सेहत को सुधारने से पहले किस प्रकार से अपनी जमीन की सेहत सुधारनी जरूरी है। सोयल की हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी इस पृथ्वी पे पैदा होता है सारा भूमि से उत्पन्न होता है। और सौभाग्य से आज हमारे साथ फ्रेम में मौजूद है प्रेम जी, जो मैनकाइंड में काम करते हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि किसानों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए कि वो जो अच्छी प्रोडक्शन दे पाए और जो अननेसेसरी यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का, उससे किस प्रकार से लोगों को जागरूक करके बचा सके। जी प्रेम। नमस्कार सर। मैं गिल साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अभी तक जितनी भी कंपनियां मार्केट में एग्रो केमिकल्स में आई हैं, सारे का एक ही उद्देश्य है कि आपका फसल बीमार कैसे हो और दवाई डालो। मैनकाइंड एग्रीटेक थोड़ा लोगों से या एग्रो केमिकल्स बेचने वाली कंपनियों से डिफरेंट उद्देश्य है। ये चाहती है कुछ ऐसा करो जिससे आपकी ज़मीन बीमार ना हो, आपकी फसल बीमार ना हो, और आपकी ज़मीन अगर बेहतर रहेगी, आपकी फसल बेहतर रहेगी, तो जो आप कंज्यूम करोगे या जो उत्पाद खाओगे वो बेहतर क्वालिटी का, तो हो सकता है इंसान की सेहत भी बेहतर है, इंसान कम बीमार हो। अब ज़मीन की अगर सेहत की बात करूं सर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सब ने ही बनाया कि सॉयल हेल्थ कार्ड। हमारा किसान भाई जल्दबाजी या समय के अभाव के कारण सर जो होता है अपने ज़मीन का सॉयल हेल्थ कार्ड नहीं बनवाता। दिक्कत ये सर, बिना सॉयल हेल्थ कार्ड के, बिना जांच और परख के आप जो मर्जी जो होता है मार्केट में मिल रहा है उसको आप डाले जा रहे हो। रासायनिक खादें जो है उनका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हो। जो आपका सरकारी महकमा या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिकमेंड करता है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोग डाल रहे हो। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें आपका दोष नहीं है किसान का, क्योंकि फसल मांग रही है तभी किसान डालता है। अगर फसल ना मांगे तो किसान नहीं डालेगा जी। हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हमारी जो फसल है इतना ज्यादा फर्टिलाइजर क्यों मांग रही है। इसमें कहीं न कहीं जमीन के स्वास्थ्य को हम बिगाड़ रहे हैं या बिगाड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो बेनिफिशियल और फायदे वाले बैक्टीरिया कहते हैं जो जमीन में रहते थे वो बहुत कम हो गए हैं या न के बराबर हो गए। नतीजन आपको ज्यादा रासायनिक खादें जमीन में डालनी पड़ती है। दूसरी चीज आती है सर कि चाहे आप इंसान की बात करो, चाहे आप किसी फसल की बात करो, सबको न्यूट्रिशन की जरूरत या पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। जी। अगर मैं फसल की बात करूं तो फसल को 17 पोषक तत्व की या 17 कह सकते हो जरूरत पड़ती है। मैं ये कहूंगा कि ये 17 देने से पहले आप अपनी जमीन का टेस्ट करा लें। जी, अगर आपकी ज़मीन का टेस्ट हो जाएगा, उसमें सारे न्यूट्रिशन टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद उनका आप प्रयोग करें। अगर आप टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं तो आप जो भी फसल लगाते हो, चाहे आप धान की खेती करते हो, चाहे गेहूं की खेती करते हो, चाहे सब्जी की खेती करते हो, उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है उसका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आपको रिकमेंड करता है इतनी इतनी ये खादें जरूरत है, और एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इस टाइम पे ही ये खादें डाली। तो अगर हमारा किसान भाई उस टाइम पे वो खादें डालता है तो उसको बेहतर परिणाम मिलेंगे, और अगर समय के बाद डालेगा तो उस खाद के परिणाम मिलने के साथ साथ हो सकता है नुकसान भी है। हाँ, तो अगर उसको लगता है कि मेरी फसल की क्वालिटी वीक है तो सॉयल एप्लीकेशन में जाने से पहले या जमीन में डालने से पहले कुछ अच्छी खादें आती हैं जिनका आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो ये हुआ कि किसान को सबसे पहले अपना सोयल हेल्थ कार्ड बनवाए जी, जमीन की वो मिट्टी की जांच कराएं जी। उसके बाद वो देखे कि किन न्यूट्रिशंस की, किन पोषक तत्वों की उसकी जमीन में कमी है, उन्हीं पे फोकस करें। और उसके बाद जितनी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस की जाती है कि इस समय में ये खाद डालनी है, तो उनको फॉलो अप करें तो कहीं ना कहीं हम भरपूर पोषक तत्वों से युक्त अपनी फसलें ले सकते हैं। तो एक्चुअली मैं काफ़ी लंबे समय से बीइंग ए डॉक्टर देख रहा था कि लोगों को डायबिटीज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हाइपरटेंशन के केस, कैंसर इतना प्रचुर मात्रा में फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हम खाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आहारो महाभेषजम,
जो हम खाते हैं उससे बढ़कर कोई औषध नहीं। अब जब हम खा ही इस प्रकार की चीजें नहीं है जिसमें अननेसेसरी का इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है हमारे किसान भाइयों की कि वो कम से कम एक अच्छी फसल पैदा करें और उसके लिए थोड़ा सा वो जागरूक हो। और सरकारें बड़ा इस दिशा में पॉजिटिवली प्रयास कर रही हैं। जहाँ तक बात है अभी सोइल हेल्थ कार्ड की, तो मेरे ख्याल में हरियाणा सरकार हर डिपार्टमेंट में हर लोगों को इस प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सोइल हेल्थ कार्ड बना के दे रही है। तो उसका यदि हम प्रयोग कर पाएंगे तो उसको हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बन पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसा प्रेम जी मैनकाइंड में है, इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो किसान भाई अंधाधुंध उसका प्रयोग ना करें। तो ज़्यादातर क्या गलतियां किसान भाई कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा प्रेम जी बताइए आप। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस जमीन पे हम खेती करते वो भी जिंदा है जी। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो सब्जियां खा रहे हैं चाहे अनाज खा रहे हैं, वो भी किसी जिंदा चीज से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी जमीन भी जिंदा है, जो हम खा रहे हैं वो भी जिंदा है, और हम इंसान भी जिंदा है। जी तो हर एक जिंदा चीज की पर्टिकुलर एक रिक्वायरमेंट होती है। जी जी। और कहते हैं अगर कोई चीज जिंदा है तो उसके अंदर फायदे वाले और नुकसान वाले दोनों जीव हैं। जी जी अगर मैं जमीन की बात करूं तो जमीन के अंदर भी दोनों हैं। जी अगर मैं फसल की बात करूं तो फसल के अंदर भी दोनों हैं, जी जिसको आप प्रतिरोधी क्षमता भी कह सकते हो। जी। अब कोई फसल तब बीमार होती है जब उसकी प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हो जाती है। उस पर कीड़े का भी प्रकोप तब आता है जब उसकी प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हो जाती है। अगर मैं फसल की बात करूं सर, तो फसल को 17 तत्व की जरूरत पड़ती है जी। और आप देख लीजिए कि हम फसल को दे क्या रहे हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। रेयर केस में कोई जिंक डाल दे रहा है, कोई सल्फर डाल दे रहा है, वो भी बिना मिट्टी के जांच के जी जी अंधाधुंध डाले जा रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए, 17 चीज की जरूरत है, दे रहे हैं हम 5 चीज। चाहे जमीन में डालें चाहे प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। तो अगर आप 5 चीज दोगे और खेती कर रहे हो पिछले 60 से 70 सालों से, या उससे भी पहले से खेती हो रही है हमारे यहाँ, तो हमने ऐड तो कुछ किया नहीं, ऐड तो कुछ सिर्फ निकाला है। कब तक निकालेंगे? जी जी। एक समय आने के बाद पौधे की प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हो गई है, उस पर कीड़े और बीमारी का ज्यादा। तो जो 17 तत्व की बात कर रहा हूं मैं, वो मैनकाइंड लेके आई है। 11 से 12 एलिमेंट उसमें है और उनका एक पर्टिकुलर टाइम है। तो अगर आप उस टाइम पे उन प्रोडक्टों का प्रयोग, उत्पादों का प्रयोग करते हैं, तो आपका एक तो प्रोडक्शन बेहतर होगा, आपके प्रोड्यूस की क्वालिटी जो होता है लोगों से बेहतर होगी, आपकी जो फसल है वो बीमार कम होगी। सबसे बड़ी बात, आपने अगर 12-13 तत्व प्लांट को दिए तो प्लांट का कुछ पार्ट जो होता है वो जमीन में ही रहता है जी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सब्स्टिट्यूट है, लेकिन थोड़ा बहुत एडिशन भी जमीन में शुरू हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, कुछ प्लांट का पार्ट्स इंसान यूज करता है जी, और कुछ पशु यूज करता है। तो वो जो न्यूट्रिएंट आपने प्लांट में डाले हैं, तो वो प्लांट में गए हुए न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं किसी न रूप में पशु के पास भी जाएंगे। जब पशु के पास जाएंगे तो पशु से जो हम कुछ जोता प्राप्त करते हैं, चाहे आप मांस की बात कर लो चाहे आप दूध की बात कर लो, वो हमें भी मिलेंगे। बिल्कुल। उसके बाद उसको डिकम्पोज होने के बाद उसके जो होता है, जो अंदर प्रोड्यूस हैं, जैसे गोबर की बात करो, उसमें भी वो जाएंगे। अब वो गोबर कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा। तो खेत में भी वो एडिशन होगा। मेरे कहने का मतलब सर ये है कि ये जो हमारा इकोसिस्टम है, इसको सही करना भी हम इंसान या किसान की जिम्मेदारी है। हमने बहुत समय तक जमीन से निकाल लिया है, अब जो होता है ऐड करना पड़ेगा। अगर कहीं भी हम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते जाएंगे तो आने वाले समय में हो सकता है इकोसिस्टम हमें डिस्टर्ब करे। और वैसे भी आप देख रहे हो, आपने पहले बताया लोगों की यूरिक एसिड हो रही है, शुगर हो रही है, कोलेस्ट्रॉल। सर ये कोई बीमारी नहीं है, ये सब न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, सब न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। तो जो लाइफस्टाइल डिजीज हमारे समाज में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं प्रेम जियों का कंक्लूजन भी यही है कि जिस प्रकार से इंसान की इम्यूनिटी वीक हो रही है, हमारे जो आम आदमी की जनमानस की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी जमीन की जो हेल्थ है वो खराब है,
उससे जो वनस्पति उत्पन्न होती है उस पेड़ पौधों की भी हेल्थ खराब रहती है और उनकी भी इम्यूनिटी वीक पड़ती जा रही है, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है फसल की वो अच्छी नहीं। और मैंने बहुत पहले, आज से करीब 10 साल पहले, एक नारा दिया था कि फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली किसान चुनिए। और किसानों को भी अब ये बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा जागरूक होके बातों को समझें और अपनी ज़मीन की हेल्थ को देखें। वरना मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ तो कोई अपवाद नहीं होगा कि आने वाले समय में स्थिति और भी ज़्यादा भयंकर हो सकती है, जिस प्रकार से हमारी ज़मीन की या सोइल की हेल्थ खराब होती जा रही है। और कहीं ना कहीं ज़मीन की हेल्थ खराब होने से इंसान की भी हेल्थ खराब हो रही है और धीरे धीरे हमारा सारा इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है। तो ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपनी ज़मीन की हेल्थ को इम्प्रूव करें, तभी मनुष्य की सेहत को सुधारा जा सकता है। कहीं मैं ये बात में कोई किसी प्रकार की अतिशयोक्ति तो नहीं प्रेम जी? नहीं सर, आपने एकदम सही कहा आपने। मैं भी अपने किसान भाइयों से यही विनती करना चाहता हूं कि सर, आप भारत के बहुत अमूल्य रत्न हो और आपको धरती पुत्र भी कहा जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैं कह सकता हूँ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जमीन की सेहत को बनाए रखें। जो प्रोड्यूस पैदा करे, लोगों से बेहतर क्वालिटी का बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। दूसरी चीज, कुछ ऐसी चीजें जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या फिर जो होता है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड से रिकमेंडेड ना हो, वो प्लीज आप लोग अपने खेत में एज ए आप जो होता है कह सकते हो कि ग्रोथ प्रमोटर या फिर बायो स्टिमुलेंट कोशिश करें ना यूज करें। उस पर अगर मेंशन है कि उसके अंदर क्या है, वही चीज़ें यूज करें। आपके प्रोड्यूस की क्वालिटी बेहतर आएगी, आपका प्रोडक्शन बेहतर आएगा, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी और आप डे बाय डे जो होता है 2-4 साल में ये देखोगे कि आपकी ज़मीन भी बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से जो आपके पैसे अनायास जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर के पास कह सकते हैं, चाहे प्लांट डॉक्टर के पास, वो नहीं जाएंगे। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जिस प्रकार से व्यापारीकरण का ज़माना है और जितनी भी कंपनियां हैं वो चाहे किसानों को अपने प्रोडक्ट बेचने के उसमें लालच में रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज कराने के, तो किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो पहले अपनी ज़मीन की मिट्टी की जांच कराएं, उसके बाद देखें उसमें किस न्यूट्रिशन की कमी है और उन्हीं न्यूट्रिशंस को एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही यूज करें और अच्छी फसल पैदा करेंगे, तभी हम अच्छा खा पाएंगे। और जब हम अच्छा खा पाएंगे तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज किसान के कंधे पे ही दारोमदार है और हमेशा ही किसान के कंधे पे दारोमदार रही है, क्योंकि जो इंसानों का भरण पोषण का काम करता है वो किसान ही करता है। तो किसान भाइयों को आगे आकर इन चीज़ों को थोड़ा सा जागरूकता के साथ सीखना चाहिए। और जिस प्रकार की वो अंधाधुंध दौड़ है, इंसेक्टिसाइड कोई भी कंपनी वाला आके कह देता है ये डाल दो जी, वही डाल देते हैं, इससे आपकी फसल बढ़ जाएगी जी, ये हो जाएगा, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। और कम से कम अपने घर के खाने के लिए तो हमें इस प्रकार की चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी जो ऑर्गेनिक हो, जिसमें जैविक खाद हो या ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना यूज हो, केवल जितना ज़रूरी हो उतना ही डाला जाए, ताकि हम खुद को भी और अपने समाज को भी स्वस्थ रख पाएँ। तो प्रेम जियों का अंतिम संदेश में लेना चाहूँगा कि आप अपने किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो एक अच्छी प्रोडक्शन हमारे समाज को और भारत देश के लोगों को दे सके। सर, मैं सिर्फ अपने किसान भाइयों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सर, ज़मीन आपके पुरखों ने आपको संभालने के लिए दी है, आने वाली पीढ़ी की अमानत है। तो प्लीज़ कुछ ऐसा करिए आप लोग कि आने वाली पीढ़ी आपको गाली ना दे, ये ना कहे कि मेरे बाप दादाओं ने ज़मीन को खराब कर दिया है। तो प्लीज़ ज़मीन और पानी का टेस्ट किए बिना कोई भी आप चीज़ ज़मीन में ऐड ना। तो सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि ज़मीन की हेल्थ को टेस्ट कराइए, पानी को टेस्ट कराइए, उसके बाद ही आप न्यूट्रिशंस या जो भी ज़रूरी न्यूट्रिशंस हो वो डालिए और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट कीजिए। तो मैं पूछना चाहूँगा प्रेम जी, जिस प्रकार से किसान जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या ये कंपनियों के उसमें आके ये यूज़ कर रहा है, तो आने वाले 20-25 साल में आप क्या भविष्य देखते हैं हमारे किसानों का, खासकर हरियाणा पंजाब के किसानों का? सर, कहते हैं कि आपका भविष्य जो आपके वर्तमान पे निर्भर है जी। आज अगर आप वर्तमान की सर बात करो तो हमारा जो किसान भाई जब उसने खेती शुरू की थी तब वो फर्टिलाइजर कितना यूज करता था और आज कितना यूज कर रहा है,
और जिस हिसाब से आज यूज कर रहा है, अगर 25 साल बाद इसी हिसाब से बढ़ता रहा तो हो सकता है कि 25 साल बाद जमीन जो होता है फसल देना आपकी बंद कर दे। तो ये बड़ी भयानक स्थिति आ सकती है 25-30 साल बाद। जिस प्रकार से हम अभी यूज कर रहे हैं, अगर इसी दिशा में चलते रहे तो 25-30 साल बाद मैं समझूंगा कि हमारी जो हरियाणा पंजाब की जमीन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। हाँ सर, पीएच आपका 8 क्रॉस कर चुका है। पीएच वैल्यू हमारी 8 से ज़्यादा हाँ, जिस दिन ये 9 क्रॉस कर गया उस दिन हमें बहुत दिक्कत आने बहुत दिक्कत आने। आप सब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद। नमस्कार।